देखो चेंज इन पीएसआर में हम लोगों ने अभी तक किया कि जब भी देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, तो कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, how journal reserve, profit and loss account, all the accumulated profits and losses, and workman compensation reserve, investment fluctuation fund are treated. यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं. ठीक है. Now the next is preparation of revaluation account. Revaluation account. What do you mean by revaluation account? Revaluation account is an account to know profit or loss arising out of कोई भी तरह का प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ revaluation ऑफ असेट्स. जितने भी असेट्स हैं उनको रीवैल्यू करने से, एंड लायबिलिटीज हमेशा रीअसेस होती हैं, एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. इनकी वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है दैट इज रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट का ऑल्टरनेटिव नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. नेचर की अगर हम बात करें तो ये नॉमिनल नेचर है. नॉमिनल नेचर का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल नेचर? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So ये nominal nature हमारे पास है. अब क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं? ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर हम फॉर्मेट बनाएं, ये हमारे पास डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है. रुपीस डेबिट में किसी भी तरह का डिक्रीज इन असेट्स, अगर डिक्रीज इन असेट्स है तो डेबिट में आएगा. अगर इंक्रीज इन लायबिलिटीज है तो डेबिट में आएगा. अगर किसी भी तरह का प्रोविजन हम बना रहे हैं तो डेबिट में आएगा. किसी भी तरह की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो डेबिट में आएगी, बिकॉज ऑल दीज आइटम्स आर लॉसेस एंड ऑल द इनकम्स एट द क्रेडिट साइड मीन्स बाय इंक्रीज इन असेट्स. असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में आएगी. बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, बाय अनरिकॉर्डेड assets. So all the transactions of profit nature at the credit side, all the transactions of loss nature at the debit side. Balancing figure जहाँ भी आएगी डेबिट में आएगी तो प्रॉफिट हो गया, और क्रेडिट में आएगी तो लॉस हो गया. तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो ओल्ड पीएसआर में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा हमेशा. ओल्ड पीएसआर में ऐसा क्यों होता है? सो दैट रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं दे आर ऑल
शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR। पहले का प्रॉफिट भी उनका, लॉस भी उनका है। नो पार्टनर शुड गेट बेनिफिटेड बाय दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड नो पार्टनर शुड गेट एनी गेन आउट ऑफ दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन। गॉट इट? अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू decrease in asset to increase in liability to provision made on to unrecorded liability। ठीक है ना? समझ में आई बात? ऐसे ही सेकेंड एंट्री क्या होगी? इंक्रीज इन असेट डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड, unrecorded assets account debited to revaluation। अब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी। तो हमने क्या कहा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो करंट अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड PSR में। ये एंट्री किसकी होगी? प्रॉफिट की। और अगर लॉस है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर हुई? तो ये हमारा पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ऑल्टर values of assets and liabilities, means partners do not want that assets and liabilities should be changed. It means they want revised balance sheet to be prepared old figures, revised balance sheet to be prepared at old figures, or they say that without opening revaluation account, without opening revaluation account, without disturbing assets and liabilities, means partners do not want to disturb assets and liabilities. They do not want that assets and liabilities account should be open. अगर ये सारी बातें हमारे पास लिखी हैं, इन सब बातों का एक ही मतलब है। क्या मतलब है? कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना। इन सब बातों का मतलब है कि स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट क्या होती है?
स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट मीन्स वही रिवैल्यूएशन अकाउंट है बट नाउ इन द स्टेटमेंट फॉर्म, मीन्स ऑल प्रॉफिट्स फिगर लाइक इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज in liabilities, unrecorded asset, all these are the figures of profit, then decrease in asset, ये माइनस होगी। जो भी हमारी क्रेडिट वाली आइटम्स हैं वो सारी हमने प्लस कर दी और जो डेबिट वाली आइटम्स है वो माइनस कर दी। इंक्रीज इन लायबिलिटीज या कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कोई भी प्रोविजन मेड, ये सब क्या है, डेबिट वाली आइटम्स हैं। ये सब माइनस कर दी और हमें यहाँ मिल गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस मिल गया हमें। अब ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस मिलने में अगर तो प्रॉफिट है, अगर तो प्रॉफिट है तो हम कर देंगे गेनिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट विथ प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। अब इस केस में क्या होगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन असेट्स और लायबिलिटीज। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो असेट्स और लायबिलिटीज के ओल्ड वैल्यूज ही दिखाएंगे। जैसे कि जब पहले वाला केस था तो हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू दिखाते, लेकिन अब हम रिवाइज्ड वैल्यूज ना दिखा के ओल्ड वैल्यूज ही दिखाएंगे। अगर लॉस का केस है, रिवर्स एंट्री इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से होगा। अभी नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। अनन्या, तुम्हारी बुक में है ये वाला क्वेश्चन? नहीं मैम। मैं भेजती हूँ। मैंने भेज दिया बेटा। अब देखो, जिनके पास भी न्यू एडिशन है उनकी 26 और ओल्ड एडिशन का 25 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला, रॉबिन, तरुण एंड अखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 5:3:2। द बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स 2:2:1। दे एग्री टू द फॉलोइंग। हमें कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूएशन दी हुई है। द पार्टनर डिसाइडेड टू शो द असेट्स, लायबिलिटीज, general reserve, profit and loss account at the same values in the balance sheet. ठीक है, pass adjustment entry giving effect to above arrangements and prepare balance sheet. अब इसमें हमें पहले वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे। आप लिखोगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में रॉबिन, ओल्ड रेशो कितनी है, 5:3:2। न्यू रेशो 2:2:1। तो रॉबिन का 5/10 माइनस 2/5।
1/10, तरुण 3/10 माइनस 2/5, 3 माइनस 4 माइनस 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉबिन सैक्रिफाइस कर रहा है और तरुण गेन कर रहा है, ठीक है। और तीसरा पार्टनर है अखिल। अखिल 2/10 माइनस 1/5, दिस इज 0, मीन्स नो प्रॉफिट नो गेन। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट कैसे आएगी? स्टॉक इंक्रीज्ड टू 220, यानी कि स्टॉक इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक, रुपीस हमने लिखा। स्टॉक इंक्रीज्ड टू 220, पहले कितना था स्टॉक? 2 लाख, 2 लाख से 220 हो गया, यानी कि 20,000 इंक्रीज हो गया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस्ड बाय 2000, कितना था? 10,000, अब प्रोविजन कम हो गया। प्रोविजन कम हुआ तो हमारे लिए फायदा हुआ ये भी, तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी बेनिफिट हो गया तो प्लस कर दिया। फर्नीचर रिड्यूस्ड, अब असेट की वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है तो वो नुकसान होगा। डिक्रीज इन फर्नीचर, कितने से? फर्नीचर 50,000 का था, 20% से रिड्यूस हो रहा है। बाय का मतलब है 20% से रिड्यूस हो रहा है। 50,000 का 20% हो गया 10,000, इससे ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जो भी माइनस वाली फिगर्स हैं उन्हें हमेशा ब्रैकेट में आएगा। फिर कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 270, कंप्यूटर्स 3 लाख के थे जो 270 पे आ गए, तो डिक्रीज इन कंप्यूटर्स 30,000। फिर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1 लाख, वो बात की बात है, पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। लॉस आ रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ही, लॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नेगेटिव में लिख रहे हैं इसको। 40 में से 22 गए, 18,000 का लॉस है जो हमने ब्रैकेट में लिखा। प्रॉफिट अगर ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो इट मीन्स वो लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट नेगेटिव मतलब लॉस होता है। तो आप यहाँ लिखोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,000 नेगेटिव। अब क्योंकि इसकी भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होनी है, गुडविल की भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होनी है, ठीक है ना। कितना है गुडविल? 1 लाख। जनरल रिजर्व एंड P&L अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, उनकी भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होनी है, तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब में कॉमन ये है कि सबकी गेनिंग टू सैक्रिफाइस होनी है। तो जनरल रिजर्व 80,000, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। अब टोटल कितना आ गया? 180, 192। ये हमारी वर्किंग नोट्स हो गई। अब आएगा मेन सॉल्यूशन। आप प्रॉपर 2 लाइन छोड़ के या नेक्स्ट पेज से मेन सॉल्यूशन लिखोगे। नेक्स्ट पेज से बाकायदा मेन सॉल्यूशन लिखना है आपने, और वहां आप लिखोगे गेनिंग पार्टनर कौन था? तरुण। तरुण's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रॉबिन्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे डेबिट किया, कितने से? 192 इंटू 1/10, सो 19,200, ठीक है।
समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? इसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ रॉबिन, तरुण एंड अखिल as at 31st March 2024. Liabilities, assets. अब क्योंकि हमने रिवाइज वैल्यूज कुछ भी चेंज नहीं किए हैं तो बैलेंस शीट में पूरी एज इट इज, यानी कि कैश इन हैंड, असेट साइड में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। कैश इन हैंड 25,000, बैलेंस शीट के टोटल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज कॉपी करनी है आपने। बैंक बैलेंस, क्योंकि तुमने देखा हमने कोई भी अकाउंट ओपन ही नहीं किया, सारी पूरी बैलेंस शीट एज इट इज लिखनी है। यहाँ पे भी सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज लिखने हैं, सिर्फ चेंज आएगा कैपिटल अकाउंट में, वो भी रॉबिन और तरुण के। अखिल के कैपिटल अकाउंट में भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि टोटल कैपिटल हमारी 6 लाख ही रहनी है। क्यों? बिकॉज रॉबिन कैपिटल अकाउंट कितना था? 3 लाख, यहाँ पे क्रेडिट में हो गया तो 3,19,200 और तरुण के कैपिटल अकाउंट से 19,200 कम हो जाएगा तो कितना हो गया? 2,80,800। और ये तो एज इट इज रहेगा ही 120। समझे? पूरी बैलेंस शीट एज इट इज लिखोगे, पूरी एज इट इज। सन्ड्री डेटर्स 1,10,000 माइनस 10,000 1 लाख, स्टॉक 2 लाख, फर्नीचर 50,000, कंप्यूटर्स 3 लाख एज इट इज। लायबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,90,000, जनरल रिजर्व 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे। दैट्स इट। क्योंकि हमें सिंगल एंट्री पास करने को बोला है, ये रही सिंगल एंट्री। अगर ऐसा नहीं बोला होता, ये सिंगल एंट्री वाली लाइन जो लास्ट में लिखी है ना, द पार्टनर डिसाइडेड टू शो द असेट्स, लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, P&L एट द सेम वैल्यूज, अगर ये मेंशन नहीं होता तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, आप जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते, गुडविल के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते, और फिर जब बैलेंस शीट बनाते तो बैलेंस शीट को पूरा रिवाइज्ड वैल्यूज पे बनाते। समझ में आया डिफरेंस? क्लियर हुआ? चलो इसे नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.